हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर हम लोग जो जो पढ़ेंगे मैं ब्रीफली पहले आपको बता रही हूँ। हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज एन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या होता है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे whom टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके बाद पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हुए मैंने नोट्स बनाए हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स में बुक का ही पार्ट है लगभग। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम डिफरेंस सीखेंगे क्या होता है। देखो, इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इज द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर अ स्पेसिफिक एरिया इन विच अ पर्सन अर्न्स हिज लाइवलीहुड। देखो, एक ये ना ऑर्गेनाइजेशन होती है एक छोटी सी, या फिर जैसे बोलते हैं हमारा कोई लगभग सराउंडिंग सोच लो, या फिर कुछ और काम, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप एक अपना मतलब लाइवलीहुड, अपना जीवन का खर्चा आप निकाल रहे हो, ठीक है। अर्न अर्न करता है वो एक लाइवलीहुड। हम लोग खुद अपना एक लाइवलीहुड बनाते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि प्रोडक्शन होता है, कुछ चीज बनना। कंजप्शन होता है, किसी जो बनी है उस चीज को खाना। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और एक पर्सन जो है अर्न किस लिए करता है, अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होता है, वो दो वर्ड से जो है ग्रीक हुआ है, ग्रीक वर्ड से लाया गया है। एक है ओकियोस और एक है नेमीन, ठीक है। ओकियोस और नेमीन मतलब होता है हाउस होल्ड को मैनेज करना, ठीक है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं ये, ओकियोस और नेमीन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। अम, इसके बाद हमें जैसे पता चलता है, आप जैसे देख सकते हैं कि नोट्स में लिखा है, thus in economics we study how the decisions are taken by the household under the conditions of scarcity, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें क्या होता है मतलब, इन इकोनॉमिक्स में हम जो है पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, कि हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं और कैसे लेते हैं नॉर्मली हाउस हाउस होल्ड से, ठीक है। स्कारसिटी के अंदर, स्कारसिटी क्या होता है, स्कारसिटी होता है भुखमरी, ठीक है, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। दस इकोनॉमिक्स हैज स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक चॉइसेस की प्रॉब्लम्स को मतलब फेस करता है और स्टडी करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अ स्टडी A study which studies the human behavior as a relationship between ends and scare means which have alternative uses is known as economics. According to Adam Smith, economics is the science of wealth. Economics किस चीज की साइंस है, वेल्थ की, पैसे की, ठीक है। साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने वाला एक साइंस
उसका नाम है इकोनॉमिक्स एज अ रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर को कैसे पढ़ती है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स स्केयर और एंड्स के बीच के रिलेशनशिप में ह्यूमन बिहेवियर को जब हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है इज अ साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, समझ आया? अब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों एक बहुत छोटी यूनिट्स हैं और इनका अब हम जो डिफरेंस पढ़ेंगे तब आपको और इनके बारे में डीपली समझ आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच of economics which do not deals with individuals unit like a consumer, a producer, demand and supply, but it deals with the aggregate of facts or group of economic variables. जो जो अंडरलाइन है आप प्लीज इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई है, क्योंकि ये एक ना की टर्म्स होती हैं। की टर्म्स जो होती हैं उनके मतलब हमें जो है वो लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैक्रो और माइक्रो दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ बिल्कुल नहीं करती। हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती हैं उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अम, जो बड़ा बड़ा मतलब मैक्स, जैसे मैक्रो से समझ आ रहा है मैक्स। ठीक है, मैक्स बहुत ही बड़ी चीज के ऊपर, जो एग्रीगेट इंडिविजुअल एग्रीगेट के ऊपर नहीं करती वो। ठीक है, वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं करती, एग्रीगेट के ऊपर करती है, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट मतलब होता है कोई बड़ी चीज। ठीक है, अब इंडिविजुअल यूनिट क्या होगा? जैसे कंज्यूमर हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, एक डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट और फैक्ट्स और ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो बड़ा ग्रुप होता है उसके साथ वो जो है डील करती है। ठीक है, स्टडीज इकोनॉमिक वेरिएबल एज अ होल। इकोनॉमिक वेरिएबल को एक होल के पूरा मतलब पूरा होल के अंदर स्टडी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे अगर पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह है, जैसे लाल किला है, ताज में वो सॉरी लाल किला है, कुतुब मीनार है और जंतर मंतर है। ये तीन तीन एग्जांपल मैं ले रही हूँ अभी। ये तीन अगर जैसे हैं दिल्ली में, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग जाके नहीं स्टडी करेंगे, हम इसको दिल्ली के पार्ट में ही स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से मैक्रो करता है। वो अलग अलग जंतर मंतर को नहीं पढ़ेगा, फिर वो अलग से कुतुब मीनार को नहीं पढ़ेगा, अलग से लाल किला को नहीं पढ़ेगा, अलग से इंडिया गेट को नहीं पढ़ेगा, वो दिल्ली के अंदर ही सारी चीजें कवर कर देगा। जंतर मंतर भी, ताज वो कुतुब मीनार भी, आई एम सॉरी ताजमहल के ज्यादा याद आ रहा है मुझे कुछ, कुतुब मीनार भी, इंडिया गेट भी, लाल किला भी, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर कर देगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, मैक्रो वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, यू कैन सी ना, मैक्रो वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। यहाँ पे है मैक्रोज, let me underline this, I think. Okay,
मैंने इसको बोल्ड में कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है, ग्रीन कलर भी कर दिया, ओके। मैक्रो वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। अब मैक्रोज मतलब होता है लार्ज, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ग्रुप को, एग्रीगेट्स को, ठीक है। लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अलग चीज होती है, ठीक है। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने बोला था दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, तो अब माइक्रो ब्रांच आ चुकी है, ओके। ये जो है इंडिविजुअल के साथ डील करती है, यूनिट लाइक अ कंज्यूमर, ठीक है, a producer, a demand and supply. Micro word has been originated from the Greek word micros, okay, which means small, ठीक है, small. Thus in microeconomics we study uh, difference between microeconomics और macroeconomics, अब नीचे भी दिया हुआ है points of difference। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के अंदर आपको मैं बता रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बस एक मिनट। मैं इसको थोड़ा सा 100 पे करती हूँ, 100 पे करने के बाद आपको दिख जाएगा। अगर किसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने इसको कर दिया है छोटा, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा डिफरेंस आप लोग लिखोगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर का एग्जाम, 5 नंबर का डिफरेंस है। अगर इसमें से कोई 4 पॉइंट आप लिखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट लिख दिया, सेकंड हो गया, और आपने फिफ्थ एग्जाम्पल अगर लिख दिया, थर्ड और फोर्थ नहीं लिखा, फिफ्थ एग्जाम्पल लिख दिया, तीन तीन पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो आपको 3 नंबर कहीं नहीं गए, 3 नंबर आपके पक्के ही पक्के हैं, ठीक है, ओके। अब मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको समझा दे रही हूँ मीनिंग क्या होता है। मीनिंग आपको मैंने बताया ही था, स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एज अ होल, ठीक है, समझ आया। अब आपको मैं दूसरा समझा रही हूँ, फोकस ऑफ द स्टडी। फोकस ऑफ द स्टडी क्या होता है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट अगर देखनी है तो हम क्या लेंगे, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो, ठीक है। और अगर हमें प्राइस डिटर्मिनेशन देखना है, सिर्फ कंज्यूमर का कितना कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम देखना है, उन दोनों का कितना इक्वालिटी है, वो चीज देखनी है। और सिर्फ हमें सिर्फ प्राइस पता लगाना है, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इनकम नहीं पता लगाना, सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस का पता लगाना है। छोटी चीज का प्राइस पता लगेगा तो मतलब ऑब्वियसली बाकी चीजों, मतलब बाकी बड़ा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें छोटा प्राइस डिटर्मिनेशन करना है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम चेक करना है, तो आप क्या करते हो, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लगा वो करते हो, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं वो पता लगता है। डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो में, एडी और एएस मैक्रो में, ठीक है। मैं आपको एडी और एएस अभी बता दे रही हूँ क्या होता है, एक सेकेंड। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, ठीक है, ओके। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच,
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप लोग देख सकते हो, लर्न हाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी यूजिंग एडी एंड एएस अप्रोच, वेब पेज एक्सप्लेन्स द कांसेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम आते हैं वापस अपनी जगह पे। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड होता है, इंडिविजुअल सप्लाई होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, लेवल, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गए। इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया। ठीक है, आई एम सॉरी। अब आता है थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये क्या हो गया? थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट होता है, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, ये कुछ हो गया बीच में। फर्स्ट है मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बी, इसका बी पार्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, थर्ड है सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ आया? अब हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी थोड़ा सा मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो ऑन खुद करे जाते हैं, उसके बाद ऑपरेट करे जाते हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसमें? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी जो है मतलब अपनी सिर्फ प्रॉफिट, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है सेल्फ इंटरेस्ट हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आई एम सॉरी। ठीक है, ओके, प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब हम आते हैं सेकंड में। प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सब लगभग सेम ही है। लगभग क्या, पूरा ही सेम है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक मिनट, वो नेट से चल रहा था ना, दैट्स व्हाई। अब मैंने ऑफलाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने ऑफलाइन कर दिया है इसको। ठीक है, सेकंड में आता है प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मैं आपको ये बोर्ड पे समझा रही हूँ, मैं एक मिनट बोर्ड लेके आती हूँ। ओके, ये चीज तो मैंने चेक कर लिया है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। प्लान्ड, हम प्लान्ड वाले पे पहुंचे थे। प्लान्ड में क्या होता है? देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती हैं ओन करे जाते हैं, लेकिन ऑपरेटेड किससे करे जाते हैं? गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। ठीक है, जब तक मैं आपको समझा रही हूँ तब तक मैं कैमरा इस तरीके से रख लेती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक दैट।
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी सॉल्व करी जाती है किससे? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी से। अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? द इकोनॉमी इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी जो होती है अगर जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन करे जाते हैं और ऑपरेट करे जाते हैं किससे? गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी, दोनों में से कोई भी ओन कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, समझ आई? और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल वो कितना भी हो, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर होना चाहिए सबसे, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सोशल वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइवेट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉब्लम जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के से सॉल्व होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में, और प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, समझ आया? थैंक यू। वैल्यू जजमेंट इट रिप्रेजेंट्स, अच्छा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे आ रहे हैं हम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद, देखो माइक्रो पढ़ लिया, मैक्रो पढ़ लिया, नॉर्मेटिव में था ये, आई थिंक थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ना, थ्री हो गया इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, फिर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, positive economics is the branch of economics that deals with the economic aggregates with value judgment. It represents economic factors as it should be. These are the statements which are concerned with what ought to be. ठीक है, what ought to be, or for example there should be encouragement to small scale industries to solve the problem of unemployment. समझ आया? कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। ना समझ आए तो कमेंट्स डालते रहना, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो। ठीक है, आई श्योरली आंसर इट। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा अभी जस्ट, देखो यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने बनाया है तो यहाँ पे आपको ज्यादा समझ आएगा। डील्स किसके साथ करता है? डीलिंग ये करता है वॉज, व्हाट इज, व्हाट वॉज, क्या है और क्या था। ठीक है, इसके साथ डील करता है। कॉज और इफेक्ट, फैक्ट्स के कॉज और इफेक्ट के ऊपर बेस होता है। कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा अगर ओरिजिनल डेटा अगर हमारे पास है तो उसके साथ ये वेरीफाई हो सकता है। इट्स ओके। इन दिस वैल्यू ऑफ जजमेंट्स आर नॉट गिवन। मैंने देखो अंडरलाइन किया हुआ है वैल्यू ऑफ जजमेंट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ जजमेंट्स आर नॉट गिवन। ठीक है, जजमेंट्स नहीं दिए जाते हैं इसके अंदर। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, इसको एस्पेक्ट भी बोलते हैं, तो मैं अगर एस्पेक्ट बोलूंगी तो तब भी आप लोग इकोनॉमिक या एस्पेक्ट ही समझना, लाइक सेम है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट बुक में एस्पेक्ट ही दिया हुआ है आई थिंक, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सेम चीज है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन एथिक्स, मैनर्स। ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कभी नहीं हो सकता। इन दिस वैल्यू ऑफ जजमेंट्स आर गिवन, वैल्यू ऑफ जजमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, अब आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होना, क्या चीज है, क्यों है। ठीक है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा लाइक हमारा
हट्टा कट्टा इंडिया है, और ओवरऑल वर्ल्ड भी ऐसी काफी है जो बढ़िया है काफी, उनके पास क्यों स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है? अब हमसे आगे अभी करेंटली ये जयपुर चाइना वगैरह क्यों हमसे आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कार्सिटी है, हम किसी चीज को न्यू ट्राई ही नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ पे विश्वास नहीं है। ठीक है, scarcity of resources है, it implies that at a particular price availability या supply of resources is less than their requirement demand। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है D बड़ा है S से, तो D बड़ा है S से का मतलब है situation is also referred as the condition of excess demand. This problem is related to specific prices as demand and supply are price specific। ठीक है, आपको समझ आए ना आए कोई बात नहीं, मैं हूं इधर, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी उसके बाद समझाऊंगी। तो जब मैं रीड करती हूँ तो प्लीज मेरी इस पे जो मैंने फॉर्मेट खोला हुआ है प्लीज इसके ऊपर आप ध्यान दिया करो, ठीक है? और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए, इसको रीड किया करो, देखा करो कि मैम कहाँ रीड कर रही है। ठीक है, ओके। Situation is also referred as the condition of excess demand. This problem is related to specific prices as demand and supply are price specific। ठीक है, implies that particular price availability of sources is less than their requirement। अब देखो, महात्मा गांधी की लाइन थी इकोनॉमिक्स में ही, मतलब इसी में आई थिंक, पता नहीं मैंने इस नोट्स में दी है या नहीं दी है। नहीं दी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया ना, नहीं दी है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। महात्मा गांधी की एक लाइन थी जो कि कुछ इस तरह थी, अ, एक सेकेंड मैं आपको सर्च करके बताती हूँ बिकॉज मुझे अभी पक्का नहीं याद ना। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स एंड, आई एम सॉरी, अवेलेबिलिटी एंड डिमांड ऑफ सोर्सेस। हाँ आई थिंक कुछ इस तरह की सी थी, प्रॉपरली ये नहीं थी, ये मैं नहीं बोल रही, प्रॉपरली ये नहीं थी, इस तरह की थी।
कुछ इसी तरीके की लाइन थी, वो मुझे अभी पक्का याद नहीं है। Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. कोई बात नहीं, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ उसका। प्रॉपर कोट याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे मीनिंग पता है, ठीक है। देखो, उस कोट का मीनिंग ये था कि सेटिस्फिकेशन काफी है, सेटिस्फिकेशन के लिए सोर्सेस काफी हैं, बट ग्रीड के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रीड हो गया किसी भी इंसान को, तो वो सोर्सेस पक्का कम पड़ जाएंगे, ठीक है। लगभग। Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed, ठीक है। कोई बात नहीं, आते हैं वापस। आई एम सॉरी, मुझे रीलोड करना पड़ा। हम थे यहाँ पे ना, स्कैर्सिटी पे। ओके, तो हमने यहाँ तक का पढ़ लिया। आई एम सॉरी, एडिटिंग होने लग गई अब, पहले एडिटिंग नहीं हो रही थी बस। सिचुएशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। सिचुएशन जो है एक्सेस डिमांड की कंडीशन को भी रेफर करती है। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्राइसेस एज डिमांड एंड सप्लाई आर प्राइस स्पेसिफिक, ठीक है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, प्राइस स्पेसिफिक होती है। हमें ज्यादा महंगा लगेगा हम छोड़ देंगे, ठीक है, हम उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमें डिलीवरी चार्जेस कहीं ज्यादा लगेंगे, हम उस चीज को वहीं छोड़ देंगे, हम दूसरी कंपनी से दूसरी जगह से खरीद लेंगे। हम खुद ले आएंगे बाजार जाके, लेकिन हम डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम सप्लाई चार्जेस और मतलब सप्लाई और डिमांड जो है प्राइस स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और जो प्राइस बोल दिया तो वही रहेगा, ये भी होता है उसमें। हुँ? फिर भी हम जैसी भारतीय औरतें जो है उस प्राइस स्पेसिफिक को तोड़ देती हैं, डिस्काउंट इतना ले लेती हैं वो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट एन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, हैज टू फेस बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। Main economic problem is how to allocate the economic problem. Scarce resources as to satisfy maximum of our unlimited wants. Economic problem arises mainly because human wants are unlimited and resources are limited. हाँ,
देखो अब क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज किस लिए होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज जब होती है जब हमारे पास ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, वही गांधी जी वाली लाइन, ठीक है, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड रहेंगे और है भी, अनलिमिटेड है काफी। और ठीक है, अनलिमिटेड जो है हमारे पास वॉन्ट्स है, मतलब हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, सब चीज चाहते हैं हम, ठीक है। ठीक है, गिरेगी तो नहीं, देख गिरेगी तो नहीं। ओके, तो अ- अब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, अब वो रिसोर्सेज तो फिर कम पड़ जाएंगे। तो वही चीज हमारे इंडिया में हो रही है और लगभग हर जगह इन द वर्ल्ड है ये चीज। ह्यूमन वांट्स हैं इतने सारे और रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। अब सोचो आपके सामने बर्गर रख दिया जाए, चाउमीन रख दी जाए, पिज्जा, और उसके बाद ड्रिंक्स में भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, तो आपके पास सिर्फ 5 चीजें हैं। सोचो 5 में से आपके ह्यूमन वांट्स है 6-7, ठीक है, अगर 5 भी हैं, सोचो पूरे पूरे हैं, लेकिन लिमिटेड है रिसोर्सेज। अगर एक ही बर्गर है वहां पे, आपका मन कर रहा है कि 2 बर्गर खाओ, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो कम पड़ के जाएगा ना फिर, और कम पड़ भी रहा है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, आपका ह्यूमन वांट है कि 2 बर्गर, लेकिन यहाँ पे आपके सामने एक ही बर्गर है, तो आपको आपका जो रिसोर्स है, और रिसोर्स क्या है, वो बर्गर, वो कम पड़ जाएगा, लिमिटेड है क्योंकि वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सॉरी, ज्यादा पास हो गया, ज्यादा दूर हो गया। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी हमने पढ़ा। एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज इट्स because its resources are limited. With the given amount of resources, all the needs and wants cannot be satisfied. समझ आया? नहीं आया तो हम समझा देंगे, कोई बात नहीं। Every economy has to face the problem of choice. देखो चॉइसेस भी इतनी है, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल अब चलाऊंगी मैं एंड तक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल दिया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एक सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज इट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विद गिवन अमाउंट ऑफ who can satisfied, bold and face problem। मैंने बोल्ड करा है, देखो, प्रॉब्लम ऑफ, इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ, चॉइस because its resources are limited and with given amount of resources all the needs and wants cannot be satisfied and we have to make a choice, so we have to face economic problem। यहाँ पे 2-3 चीजें बताई हुई हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों फेस की जाती है, हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों राइज होता है, और अगर होता भी है तो हमारे वांट सेटिस्फाइड क्यों नहीं हुए जाते, ठीक है। वही सेम मैंने आपको एग्जांपल में जो बताया था वही है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई है क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी चॉइस थी 2 बर्गर खाने की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज इट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक ही बर्गर था, विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमें दिए हुए थे उसमें एक ही बर्गर था, रिसोर्सेज जो दिए हुए थे, ऑल दी नीड्स, हमारी जो नीड और वांट थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, हम 2 बर्गर नहीं खा पाए, उसके लिए हमें चॉइस को कम करना पड़ा, और चॉइस को कम करना मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना होता है, ठीक है। सेकंड है अनलिमिटेड वांट,
Unlimited want में every economy has unlimited wants and they are recurring in nature as they repeat again and again. So they have to make choice with wants we want to satisfy first as wants different intensity और urgency. ठीक है, देखो एक होता है कि मुझे ये खाना है, फर्स्ट ये खाऊंगी, सेकंड वो खाऊंगी, सेकंड और फर्स्ट भी होता है एक चीज, फर्स्ट पिज्जा खाऊंगी, अगर पिज्जा नहीं मिला, अगर मैं सेकंड में आ जाता है, अगर सेकंड आ जाता है, फर्स्ट पिज्जा खाऊंगी, अगर पिज्जा नहीं मिला, सेकंड चॉइस मेरी 2 प्लेट चाउमीन होगी। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे मैम इतनी जंक फूड के बारे में बात क्यों कर रही है, कि देखो आजकल के लोग ना, जो हमारी जनरेशन है, वो ज्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड सारी पसंद करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस चीज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये चीज ना, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, वैसे तो ये चीज 11th वाले ही पढ़ रहे हैं, बट कई बार जैसे 10th वाले भी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, या फिर CUET वाले, या फिर 12th वाले 11th वाले के चैप्टर को दोबारा पढ़ लेते हैं। तो वो चीज पढ़ने में आप लोग जानते होंगे कि सब लोग फास्ट फूड वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जितने जो मैंने ये चीज इसलिए बोली, बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे ही जंक, ठीक है, तो हमें इसमें चॉइस भी बनानी पड़ती है और हमारे वांट्स को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बताया, अगर ये नहीं हुआ तो ये खाऊंगी, तो उसमें भी कई बार डिफरेंस पैदा हो जाता है, उसमें भी कई बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें अपनी, जो ह्यूमन वांट्स और नीड्स है, सारी चीजें हम फालतू हो चाहे सही हो, सारी चीजें फिर भी नहीं हम पूरी कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं, अब उसका मन था कि पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, बट कोल्ड ड्रिंक वो नहीं पी पाई। ठीक है, कुछ भी इशू हो गया, जुकाम हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाई, और उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो उसने सोचा कि मैं चाउमीन खा लूं, बट उसके पास पैसे नहीं बचे। तो दो ह्यूमन नीड जो थी उसकी, वो ह्यूमन वांट थी, सॉरी ह्यूमन नीड नहीं थी, ह्यूमन वांट थी, वो कम करनी पड़ी, उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस पे आ जाते हैं। ऑल द इकोनॉमिक सोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव alternate uses. By the alternate uses, we mean the same economic resource can be used at more than one place. For example, milk can be used at more than one place, can be used for tea, coffee, and for sweets, as these have alternative uses. Okay, देखो ये चीज बहुत बार लाइक हमने पढ़ी है, इसलिए मैंने एग्जांपल डाला है। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है, मतलब एक ही चीज से काफी सारी चीजें यूज करना। ठीक है, by the alternate uses, we mean the same economic resource can be used at more than one place. ठीक है, अभी मैंने बताया ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध, दूध तो काफी इजी है, तो यही, इसलिए मेरे को यही से एग्जाम्पल लगा। बाकी एक दो चीजें हैं और, काफी है, एक दो नहीं है। मिल्क के अंदर थोड़ा सा उसे टाइट गरम करके, थोड़ा सा गुनगुना करके, लाइक हल्का, मतलब गुनगुना ही बोल सकते हैं उसे हिंदी में, हल्का ठंडा हल्का गरम ऐसे,
मतलब हल्का गर्म होना चाहिए, बाकी ठंडा होना चाहिए। उसके अंदर नींबू निचोड़ दो। पूरी रात उसे ढक के छोड़ दो। क्या बन जाता है? हाँ, नींबू निचोड़ने के साथ थोड़ी सी ना दही डाल के मिक्स कर दो उस दूध को। थोड़ी सी दही, आधी चम्मच बस। 1 लीटर दूध है तो 1 चम्मच, आधा लीटर दूध है तो आधी चम्मच, हल्की छोटी। पूरी रात छोड़ दो, थोड़ा सा 2 बूंद नींबू टपका दो, दही बन जाती है। दूध चाय में यूज होता है, दूध कॉफी में यूज होता है, दूध से हम रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं, स्वीट्स में यूज होता है। दूध से हम कुछ भी बना लेते हैं, लस्सी वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, इतने सारे यूजेस हो गए, ऑल्टरनेटिव यूजेस। समझ आया? समझ आया? अब हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पे। इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी। Central problems of an economy are those economic problems which are universal to each and every economy and are faced commonly by all the economies of the world. These are faced by the developing, capitalist, and socialist economies. Central problems are part of the economic problems. देखो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने आपको बोला था यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, whom टू प्रोड्यूस वाला। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यूनिवर्सल होती हैं हर इकोनॉमी में, ठीक है, हर इकोनॉमी में होती हैं। और ज्यादातर फेस जो है, फेस मतलब मुंह नहीं, फेस मतलब सामना करना, ठीक है। फेस commonly by all the economies in the world. These are faced by developed, developing, capitalist and socialist economies. समझ आया? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज में फेस होती हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग जो अभी हो रही है डेवलप, उनसे उनके उसमें फेस होती हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक पार्ट है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, ये चीज इंपॉर्टेंट है तीनों। प्रॉब्लम इज टेक्निकली, एक सेकेंड मैं अभी आई, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग माई माइक। ओके, मुझे ना मिला नहीं है अभी। आई विल श्योरली फाइंड इट एंड ट्राई टू अटैच इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, मैं आपको समझा दे रही हूँ पहले ही।
सारी चीजें समझाई जाएंगी सिर्फ इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो क्वेश्चन आंसर इंट्रोडक्शन की आई थिंक 2 वीडियो बनेंगी, ठीक है। सारी चीजें इसमें नहीं समझा पाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई हुई है 14, 14, 13, 12, 11, 10वें पेज पे अभी हम हैं। नहीं, 10वें में नहीं है, 8वें पे हैं। 8 से 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 पेजेस आर लेफ्ट। अगर जितना हो सकेगा मैं अभी समझा दूंगी, और हो सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसका मैं एक वीडियो बनाऊं, मतलब अटैच करके बनाऊं दोनों को, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अलग से डिस्कस करूंगी, पार्ट बीच में छोड़ दूंगी, ब्रेक दे दूंगी, और उससे पहले मैं बचा हुआ पार्ट समझा दूंगी आपको, ठीक है। हम अभी वाला पार्ट समझते हैं, अभी तो हम हाउ टू प्रोड्यूस पे हैं, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस पे, सॉरी, व्हाट टू प्रोड्यूस में हम पढ़ेंगे ऑल टाइप इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो, ठीक है, कंज्यूमर गुड नहीं प्रोड्यूस कर सकती, प्रोड्यूसर गुड नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वॉर गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इकट्ठा सब कुछ नहीं कर सकती, सारी सारी टाइप से प्रोड्यूस, सारे टाइप के गुड नहीं प्रोड्यूस कर सकती, एक ही या दो मैक्सिमम कर सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो चाहिए नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड है। फिर वही चीज आ गई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, so economy has to make a choice what type of goods and services to be produced in what quantities। अब देखो, वॉर गुड्स, सॉरी, कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स जो है ऑब्वियसली क्वांटिटी उसकी ज्यादा ही होगी, ठीक है, तो उसके लिए रिसोर्सेस हमें काफी रखने पड़ेंगे, और अगर हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनानी होगी, और उस क्वांटिटी को ज्यादा बनाने की वजह से हमें जो है अपना दूसरा प्रोडक्शन ऑफ गुड, दूसरे गुड का प्रोडक्शन चालू नहीं करना पड़ेगा, और ना ही करना चाहिए, बिकॉज एक पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर हमें दो दो पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक वो जो हमें ज्यादा बनाना है, कंज्यूमर गुड जो हमें ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में बनाना है, वो हम नहीं बना पाएंगे, ये आधा आधा ही बनेगा फिर, बिकॉज इफ वन टाइप ऑफ गुड आर प्रोड्यूस्ड मोर देन लेसर विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। यस, अगर ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो हमें दूसरे गुड के लिए सामान और रिसोर्सेज कम मिल पाएगा, वो कम होंगे, समझ रहे हो ना। प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स इंक्रीज नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, ठीक है। इधर साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग गलत हो गई थी, सॉरी, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस इफ द प्रॉब्लम इज चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब सोचो, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट, हाँ, हमने ये सोच लिया कि हमें कौन से गुड प्रोड्यूस करने हैं, हमें करने हैं कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस। कौन सी क्वांटिटी में करने हैं, लगभग 20,000 समझ लो, 20,000, ठीक है। Has to make a choice regarding the technique of production and for the production of these goods and services। टेक्निक क्या यूज करेंगे हम, टेक्निक कुछ ना कुछ तो यूज करनी पड़ती है ना, रिसोर्सेज वगैरह बनाने में कोई सोर्सेज तो यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, वो चीज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी यूज करेंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज टेक्निकली नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दो टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, it is technique to production when labor is used more than capital, ठीक है, जब लेबर ज्यादा यूज होती है कैपिटल से, कैपिटल के मुकाबले। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उल्टा, जब कैपिटल ज्यादा यूज होती है लेबर के मुकाबले। इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस as both techniques of production have their own advantages and disadvantages। हाँ, अब देखो, कोई चीज है उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। पिज्जा खा रहे हैं, मैदा उसमें इतना होता है,
एडवांटेज यार टेस्ट आएगा, पनीर भी तो होता है, कैप्सिकम भी तो होता है, वो हेल्दी होते हैं। दोनों चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। बर्गर खा रहे हैं, अरे यार उसके अंदर मेयोनीज चटनी वगैरह बड़ी अजीब होती है, हेल्दी नहीं होती, क्योंकि मेयोनीज पेट में जाके जम जाती है। उसका डिसएडवांटेज बता दिया। एडवांटेज, अरे उसमें बन होता है ना, बन हेल्दी होता है खाने के लिए, ठीक है। ब्रेड भी तो खाते हैं ना। फॉर whom टू प्रोड्यूस आते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड गुड्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। इन दिस प्रॉब्लम वी स्टडी फॉर whom we are going to produce the goods and services. Either we produce for the poor section of the society or we produce for the richer sections of the society. We produce according to the distribution of the national income. हमें नेशनल इनकम पता लगाने हैं, उसके हिसाब से हमें अपने गुड्स तैयार करने हैं। कौन से कौन से एस्पेक्ट के लिए, कौन से मतलब किसके लिए हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। दो एस्पेक्ट होते हैं इसके, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, when the national income is distributed according to the ownership of the factors of production. Basically this is related with the distribution of production among consumers in society. सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोड्यूस करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, व्हेन द नेशनल इनकम प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। लैंड में अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेबर में अलग हुआ, कैपिटल में अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप में अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट दिया, कैपिटल का इंटरेस्ट दिया, लेबर का वेज दिया और लैंड का रेंट दिया, ठीक है। ये सब चीजें किस कैसे दी हमने, अपना नेशनल इनकम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखते हैं स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है। Scarcity and economic problem go side by side. This means what? Whenever there is scarcity, there will be economic problem because scarcity means limited resources. देखा मैंने, वही आ गया same चीज topic. Scarcity means limited resources. We have to face problem of choice as all needs and wants cannot be satisfied with the help of limited resources. व्हाइट बोर्ड खोलने के लिए आई एम सॉरी, मुझे मीटिंग चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। मीटिंग में भी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चेक करती हूँ एक बार। बहुत ही टफ होता है सच में सब चीजें तो। ओके ओके, मिल गया जाम बोर्ड खुल रहा है। बट मुझे दूसरे क्रोम में खोलना पड़ेगा, देन इसमें खोलना पड़ेगा, एंड आई हैव टू डू इट लाइक दिस आई थिंक, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स इन अ वर्ल्ड। मैं इसको प्लीज जूम कर आउट कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना।
अपनी पिक्चर को मैं यहाँ पे लेके आऊंगी, यहाँ पे, ठीक है। ओके। ओके, सो आई एम सॉरी, मैं कहीं चली गई थी। आई हैड सम वर्क। और मेनली तो पानी पीने गई थी। बोल बोल के गला सूख गया है भाई। हाँ, मैं रख के भूल गई थी। ओके, मैं आपको क्या बता रही थी, सुनो आप ध्यान से। अरे यार।
डिमांड इज मोर देन अवेलेबिलिटी। देखो पूरा नहीं आ पाएगा तो मैं सिर्फ अवेल लिख रही हूँ ऑफ सोर्सेस। सॉरी, मैंने ये लिखा था कि सोचो। देखो ये डिमांड है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है, ठीक है, राइट। ये डिमांड है और ये अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है। अवेलेबिलिटी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी पूरा नहीं आ रहा था और गैप कम था, ठीक है। और हाँ, ये अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज सोचो अगर 50% है, ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज हमारे पास 50% है और हमारी डिमांड 80% की है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारा कुछ। और बीच में जो मैंने व्हाइट बोर्ड जूम कर दिया था, थोड़ा सा मैक्स पे ले गई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं था, वो मैंने बस ये चेक करने के लिए किया था कि इसके नीचे कैसे जाएगा, बट ये नीचे नहीं जा रहा था। ये 50% जो है, 50% अगर सोचो, ये सोर्सेस 50% है, डिमांड 80% है, तो जो बाकी बचा ये 30% रहा, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है 30% जो बचा, ये 30% क्या है? क्या है ये बताओ? 30% क्या हुआ फिर? ये 30% क्या होगा? यहाँ पे मैंने लिखा है अनलिमिटेड वांट, UW है ये, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। अनलिमिटेड वांट, UW, ठीक है। अनलिमिटेड वांट 30% हुआ। और जो अनलिमिटेड वांट है, हम लोगों ने पढ़ा कि स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं हम इसे, अनलिमिटेड वांट नहीं बोलते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ईपी, ठीक है, ईपी मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर मैं ये व्हाइट बोर्ड का नेक्स्ट पेज लेके आती हूँ ना। इसका बैकग्राउंड में ये चेंज कर दूँ, इसका बैकग्राउंड ये चेंज कर दूँ, ब्लैक के ऊपर ब्लैक। ब्लू इज नाइस ना, ब्लू में सब कुछ दिख रहा है, ग्रीन ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ओके, मैंने क्लियर कर दिया है फ्रेम। मैं ये थोड़ा सा कलर चेक कर लूं कि कलर कैसा आएगा। ओके, आई एम डूइंग इट, ठीक है। हाइलाइटर नहीं, मैं मार्क का यूज करती हूँ आप लोगों के लिए। ब्रश, ब्रश में कैसा रहेगा ब्रश? बचकाना हरकतें, बचकाना हरकतें, बचकाना हरकतें होंगी, बचकाना हरकतें होंगी, बचकाना। हम लोग इसको मैं थोड़ा सा इधर जूम करती हूँ, समझ आई? जो मैं लिखूंगी यहाँ पे लिखूंगी इस एरिया में, और जो यहाँ पे होगा मैं ये दिखा रही हूँ। 125 मैंने कर लिया है।
हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे साइड बाय साइड जाती है प्रॉब्लम, ये हो गया था पूरा। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम दो साइड होते हैं सेम कॉइन के, मतलब एक हेड है तो दूसरा टेल होगा। स्कार्सिटी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्कार्सिटी जो है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मदर मानी जाती है। समझ आई? और स्कार्सिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे अब आ जाते हैं। इफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, देखो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो जो हाउ विल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वे कैन सेटिस्फाई मोर ह्यूमन वांट्स बाय यूटिलाइजिंग द अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। अगर लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, हम ह्यूमन वांट अपना सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, वांट्स तो अनलिमिटेड हैं। समझ आ रहे हो, समझ रही हो थोड़ी सी बात? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, पीपीसी आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, देखो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी भी कहते हैं। पी पी सी, ठीक है, पीपीसी भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तो यही यही रहता है, सेम प्रोडक्शन यहाँ तक का सेम रहता है ये चीज। इसके आगे चाहे तुम कर्व बोलो, चाहे तुम फ्रंटियर बोलो, चाहे तुम शेड्यूल बोलो, चाहे तुम टेबल बोलो, वैसे ज्यादातर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही होता है। ठीक है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताई, पीपीसी। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया आपको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे कि मैंने आपको बताई, पीपीसी। ठीक है, ओके। आ गया? PPC is the curve which shows all the possible combinations of two goods that can be produced by a producer economy with the given amount of resources and given technology that use the same given amount of the factors of production. The factors of production while their while the resources are efficiently utilized. ठीक है, बोल्ड वर्ड्स आर दी assumption। हाँ, ये जो है गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन अमाउंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तीन जो है अजम्पशन है पीपीसी का। ठीक है, पीपीसी को अज्यूम इस तरीके से करते हैं हम। आ गए कॉम्बिनेशन और एक्स, देखो इसमें क्या होता है, गुड्स वाई और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ छोटा सा, देखो कैसे बनाते हैं। एक, दो,
ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, वाई नेगेटिव। समझ आया आप लोगों को? ये कुछ ज्यादा ब्राइट तो नहीं लग रहा? आया समझ? 10 of 89 पे पहुंच चुकी हूँ मैं। 89 बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को अब समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ये x हो गया, ये y हो गया, समझ आया? येलो ट्राई करती हूँ, येलो से आपको समझ आ रहा है तो। x y, यस येलो बेटर दिखता है। x y पता लग गया, ये x था और y था, ठीक है। एक्स वाई एक्स डैश ए वाई डैश, ठीक है। कॉम्बिनेशन बताया है इसने, ए है, वाई पे अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो एक्स पे यहाँ पे 0 होगा, इधर 0, और यहाँ पे अगर बी है तो ये ऐसे आके एक्स का 1 होगा। यहाँ पे अगर सी है तो ये यहाँ पे आके 2 होगा। समझ आया? y का c, x का 2, लेजर, y का c, x का 2, ठीक है। अब हाँ, ये गुड्स होते हैं y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, ठीक है। नेगेटिवली स्लोप, कॉन्केव स्लोप, ये सब मैं आपको बताती हूँ। ये सब सिर्फ समझाने वाली बातें हैं, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, नहीं नेक्स्ट पे लेके जाती हूँ, नेक्स्ट, ठीक है। नाइस। नेगेटिवली स्लोप्ड पीपीसी क्यों होता है? पीपीसी जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अगर आपका ये ग्राफ है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ऐसे, समझ आया? और जो पीपीसी इसको बोलते हैं पीपीसी, पी पी सी, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो मैं रोटेट नहीं कर सकती अभी, थोड़ा सा भी। ये तो, ये देखो लग रहा है कि इंसान बन गया। 50%, ऐसा लग रहा है ना, ये हाथ है इधर, जस्ट
ऐसा लग रहा है ये वाले हाथ हैं दोनों, ये वाला मुंह है, ये वाले दो पैर हैं जो यूं पैदल चल के आ रहा है इधर की तरफ। ओके। पीपीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ये नेगेटिव की तरफ जाता है। ये देखो यहाँ पे ही जाएगा तो इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आके इसके नीचे आके, है ना। तो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे वो फिक्स होते हैं और गिवन होते हैं। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड को इंक्रीज करता है, इस गुड को प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, तो उसको वाई गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। लाइक अगर ये इसको इतना करता है, इतना करता है, तो इसको इतना कम करना पड़ेगा, उतना ही, ठीक है, वाई गुड की, क्योंकि एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स गुड। कॉनकेव स्लोप्ड होता है। अब देखो कॉनकेव मिरर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना। तो वो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे सरफेस होता है, लाइक ऐसे बनता है कुछ। सिंपल मतलब मेरा मतलब है कि ऐसे उल्टा सी की तरह बनता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? बस समझ आना चाहिए। मेन आंसर्स तो हम लिख लेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम आंसर भी पता लगा लेंगे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। कॉनकेव स्लोप, पीपीसी कॉनकेव स्लोप्ड होता है, कॉनकेव मिरर की तरह कॉनकेव होता है, एक कुछ इस तरीके से, ये कॉनकेव होगा, ठीक है। मेरा कर्व कुछ अच्छा, हाँ अब ठीक है, इट्स बेटर। ये कॉनकेव होगा, और अगर ये ऐसे होता तो ये कॉन्वेक्स होता, अगर सी होता पूरा, ठीक है। अभी हमारा ये है। पीपीसी नियरर टू ओरिजिन, हाँ एक चीज और, ये तो मैंने फिर भी थोड़ा ऐसे किया, कुछ ऐसे बनता है वो, कुछ ऐसे, नियरर टू ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है हमारा, इसके बिल्कुल पास में बनता है वो, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल इसके पास में बनता है। हम्म, समझ आई आप लोगों को?
आई एम सॉरी, आई वाज म्यूटेड। ये मैंने बनाया है जो दो लाइंस, ये ना लाइन मैंने इसलिए बनाई है, ये भी पीपीसी है तो ये भी पीपीसी, लेकिन ये दो लाइंस मैंने इसलिए बनाई है आपको समझाने के लिए कि जो पीपीसी ओरिजिन के पास बनता है, जैसे मैंने ओरिजिन के पास बनाया, ये हमारा ओरिजिन क्या है पता है किसी को? ये ओरिजिन होता है ओ, इसको ओ डिनोट करते हैं हम। ये पॉइंट ओ होता है, ठीक है, समझ आ गया सबको? और जो ओरिजिन के बिल्कुल पास में जो बनेगा, जैसे ये जो बना है, ठीक है, जो बिल्कुल पास बनेगा, ये काफी दूर है पीपीसी, ये काफी पास है, ठीक है, काफी पास है। तो जो पास में बनेगा वो गुड्स और सर्विसेज का मतलब लेस है, गुड्स और सर्विसेज लेस प्रोड्यूस हुए हैं, या फिर अगर हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत कम बिके हैं, कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जो है बहुत कम बिके हैं, लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिखाता है जो ओरिजिन के पास होता है। और अगर ओरिजिन के पास नहीं है, दूर है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम दिखाता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हम वो एग्जांपल लेते हैं, चलो अब सोचो। आपका मन है खाने का बर्गर, और है भी आपके पास बर्गर, ठीक है, ये मैंने बर्गर बना दिया, बर्गर बना दिया, और यहाँ पे है पिज्जा, ये पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा है आपका, सोचो। नेक्स्ट कुछ और सोचो। ये है पैनकेक, डोरा केक, ठीक है, ये पैनकेक डोरा केक हो गया। देख ले फिर बुक से, जो बुक से ही आता है सारा। यहाँ पे आपके पास पैनकेक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपको मैंने बोला कि, हाँ ये फ्रेंच फ्राइज दे रही हूँ, चलो। ये फ्रेंच फ्राइज है, मैंने बोला आपको मैं फ्रेंच फ्राइज दूंगी, एक सेकंड, मैंने बोला आपको मैं फ्रेंच फ्राइज दूंगी अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एम मैकडोनल्ड्स का दे दिया, एम और सी,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब आपको मैंने बोला कि ये काम करो, मैं तुम्हें फ्रेंच फ्राइज दूंगी। आपने बोला चलो यार ठीक है, पसंद भी है और कोई बात नहीं, चल जाएगा, मतलब चल जाएगा, बेस्ट नहीं है लेकिन चल जाएगा। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि चलो ये तुम्हें पैनकेक्स बहुत पसंद है ना, तुम्हें पैनकेक दूंगी, और तुम्हें पैनकेक सच में ही काफी पसंद है, फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा पसंद है, तो तुम पैनकेक में ज्यादा खुश हो जाओगे, है ना। नेक्स्ट बेस्ट आ गया। ठीक है। तो हमें कोई एक चीज के लिए कोई दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। फिर हमने आपको फ्रेंच फ्राइज भी काफी, फिर मैंने बोला कि आपको मैं पिज्जा दूंगी। ठीक है। आपको पैनकेक भी उतना ही पसंद है, पैनकेक सोचो 100% पसंद है, पिज्जा भी 100% पसंद है, तो आप क्या करोगे, कोई एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना। फिर आप बोलोगे या तो मुझे पैनकेक दे दो, मैंने बोला कि मैं पिज्जा दूंगी, तो तुम बोलोगे ठीक है पिज्जा दे दो। फिर पैनकेक को तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा, जो पीछे छूट गया और तुम्हारा फेवरेट था, नेक्स्ट बेस्ट था, वो, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। We know that economic resources have alternative uses. If a particular resource is utilized at one particular place, then its other alternative uses must be foregone. The amount of goods foregone is known as opportunity cost. With the same amount of resources, you cannot increase the production of one good without sacrificing the other good. एक को sacrifice जरूर करना ही पड़ता है। हाँ, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो। ठीक है, आप ये समझ लो। For example, if a man works as a manager in which he will get 50,000 rupees, and as an accountant he will get 51,000 rupees. ठीक है। यहाँ 50,000 मिल रहे हैं, वहाँ 51,000 मिल रहे हैं, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा। ठीक है। तो बताओ विच वन विल यू टेक। अकाउंटेंट में तो 51,000 मिल रहे हैं, मैनेजर में 50,000 मिल रहे हैं, इसमें क्या करोगे तुम इस केस में, अकाउंटेंट ही लोगे ना ऑब्वियसली। उसके लिए एबल भी होना चाहिए, वैसे सोचो वो उसके लिए एबल है, अकाउंटेंट ही लोगे। In this example, if a man works as an accountant, then his opportunity cost for working as accountant will be 50,000 rupees. In case of PPC, opportunity cost is the amount of Y goods that must be sacrificed for one additional unit of X goods. This can be explained by the following table and diagram. कॉम्बिनेशन बटर गन्स ओसी दिया हुआ है आपके सामने, वाई दिया हुआ है। है ना, ये सब दिया हुआ है। अब I'm sorry, actually I was cleaning my camera. I'm sorry, actually I was cleaning my camera. This can be explained by the following term. हाँ, ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूंगी। Increasing opportunity cost. Opportunity cost means that a producer has to sacrifice more and more units of Y goods for the additional of X good. हाँ,
हमेशा एक्स गुड का एडिशनल होता है और वाई गुड सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइस अपॉन गेन एक फॉर्मूला भी है, आगे आएगा। When resources are shifted from Y goods to X goods, then the production of Y goods decreases and X goods increases, and it means that they goods are that the Y goods are transformed or converted into X goods. MRT is the ratio of amount of Y sacrificed and amount of X gained. मैंने कहा ना X gain होता है और Y sacrifice होता है। अब पीपीसी पढ़ेंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन होती है। फर्स्ट वाला एक्चुअली मुझे भी ना समझ, हाँ स्लोप, कॉनकेव स्लोप्ड होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, शिफ्ट ऑफ पीपीसी होती है। पहले कॉनकेव स्लोप वाला पढ़ लेते हैं। कॉनकेव तो आपको बताई दी थी, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। पीपीसी की स्ट्रेट लाइन कर्व जब होती है जब in case any factor of production are perfect substitute के इन केस में होती है, ठीक है। as result of opportunity cost remains the same, शिफ्ट ऑफ पीपीसी में अगर वो राइट, देखो ये है ग्राफ, ठीक है, ये है पीपीसी। अगर ये पीपीसी, ये वाली फिंगर की पीपीसी है, ये फिंगर पीपीसी है, ये ग्राफ है, एक सेकेंड यहाँ पे लाके समझाती हूँ क्योंकि मेरे फेस के आगे मेरा हाथ नहीं दिख पा रहा। फिर ये ग्राफ है, ये पीपीसी है, समझ आ रहा है, ये कर्व है और ये पीपीसी है, ठीक है। ये पीपीसी अगर राइट साइड शिफ्ट हो गई, मतलब यहां से पीपीसी बन गई, ये पीपीसी बन गई, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव शिफ्ट होगा। और अगर ये ग्राफ है, ये पीपीसी है, पीपीसी अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई, लाइक ये शिफ्ट हो गई, सोचो छोटी उंगली वाली, ये शिफ्ट हुई है थोड़ी सी, मतलब कम हो गई, ओरिजिन की तरफ हो गई, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव शिफ्ट। क्या बोलेंगे, नेगेटिव शिफ्ट, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। रोटेशन ऑफ पीपीसी आ गई, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, चेंज इन द अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखो ये वाला, ये चीज दी हुई है ना, ठीक है। टेक्निकली बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग, दैट सिंगल गुड ओनली, है ना। ये हो गया, ये शिफ्ट बताई हुई है, इंक्रीज हुआ है मतलब, और ये डिक्रीज भी दिखाई हुई है। अब आ गया, ओके हमारा ये पूरा हो गया है।
शिफ्ट समझ आ गई है? ये लास्ट रह गया, इकोनॉमीज, इकोनॉमीज प्रोडक्शन लेवल एंड पीपीसी। अब हम जाम बोर्ड जो है बंद कर देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास ओवर करते हैं। इकोनॉमीज प्रोडक्शन लेवल एंड पीपीसी मतलब डज एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन द पीपीसी? दिस क्वेश्चन इज अ रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, is related to the efficient utilization utilization or inefficient utilization of resources if the resources are fully and efficiently used. ठीक है, utilized, then an economy will produce on the PPC and actual output and potential output will be same, will be the same actually होता. But if the resources are not fully and efficiently utilized, then an economy will not produce on the PPC and actual output and potential output will not be the same. Potential output will exceed output, actual output. ठीक है, अब हम लोगों का क्या रह गया बच्चों, देखो important questions रह गए हैं। important questions मैं अगली क्लास में कराऊंगी, उसके लिए मेरी अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन आई होप अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 11th के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कजन्स अगर पढ़ रहे हैं। एंड मेरी वीडियो पे कमेंट्स प्लीज़ डालिएगा कि आपको कैसा समझ आया, कुछ अगर कमी लगी, कोई भी ऐसी जो आपको अच्छा नहीं लगा मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको विद एफर्ट्स अच्छे से कर पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। बाय बाय, बाय बाय।